मैं डॉक्टर लौलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में राजा राम मोहन राय का अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय की एक अलग पहचान है। राजा राम मोहन राय के बारे में ये हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनका जब जन्म हुआ ये और इनकी क्या पृष्ठभूमि थी, और इसके समय भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का पहले यदि सूक्ष्म अवलोकन कर लेंगे तो इनके विचारों से हम वास्तविक रूप से अवगत हो सकेंगे। क्योंकि हमने इसके पूर्व क्लास में भी बताया है कि जब किसी विचारक के पृष्ठभूमि को, उसके वातावरण को, उसके पर्यावरण को, उसके परिवेश को, उसके संस्कृति और आचार व्यवहार को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उसके विचारों को सही तरीके से समझने में सक्षम नहीं हैं। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में 1772 में जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। राधानगर नामक ग्राम में हुआ था, पश्चिम बंगाल के। इन राय की उपाधि इनके जो है वहाँ के जो है अकबर द्वितीय नामक शासक ने इनके जो है दादा को जो है कृष्णकांत बनर्जी जो थे उनको जो है राय की उपाधि दिया था, एक सम्मान के रूप में दिया था। तभी से इनके नाम के अंत में जो है राय शब्द का सरनेम जुड़ने लगा। तो इनकी जो उस तत्कालीन पृष्ठभूमि थी या भारत की उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थीं, क्योंकि इनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में जन्म होने के कारण भारत की अगर तत्कालीन उस परिस्थितियों को देखा जाए तो उस समय भारत की तत्कालीन परिस्थितियां अंधविश्वासों, कुरीतियों या अन्य जो चीज़ों से जकड़ी हुई थी, रूढ़िवादियों से जो है। यहाँ तक कि अगर कोई देशवासी विदेश यात्रा करता था तो समुद्र पार जाना एक तरह से पाप माना जाता था। ऐसी स्थितियों में राजा राम मोहन राय ने जो है इस मिथक को तोड़ते हुए इंग्लैंड में अपनी शिक्षा भी प्राप्त किया। तो जब इंग्लैंड में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया तो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहे और उन्होंने उनके मूल्य को समझा कि एजुकेशन कितनी मस्ट है, कि शिक्षा से ही संसार, कहते हैं कि शिक्षा से संसार चमकता, युग युग आगे बढ़ता है, अंधकूप से निकला मानव पांव चांद पर रखता है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से कि देखा जाए तो संसार, प्रत्येक व्यक्ति अपना कायाकल्प एक सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही कर सकता है। क्योंकि शिक्षा जब तक उसके अंदर नहीं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो हर स्थितियों से समझने और विश्लेषण करने की या तार्किकता की उसके पास कोई क्षमता नहीं होती, या तार्किक क्षमता का, लॉजिकल जो है पावर का उसके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। ऐसी स्थितियों में किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो इन भारतीय पुनर्जागरण, इंडिया रेनेसांस का अग्रदूत जो राजा राम मोहन राय थे, इनके संबंध में कविवर रवींद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने आधुनिक भारत का सूत्रधार के रूप में कहा। वे आधुनिकता के साथ इसलिए जुड़े क्योंकि राजा राम मोहन राय के आधुनिकता के साथ जुड़ने का मुख्य जो कारण था, क्योंकि मानवीय कार्यकलाप में तर्क बुद्ध, रीजन को ज्यादा महत्व देते, तर्क बुद्ध या विवेक को अत्यधिक महत्व देते थे। इसी सिग्निफिकेंट या महत्व देने की वजह से ही जो है, प्रधानता देने की वजह से ही उन्होंने मध्यकाल के, क्योंकि मध्यकाल का समय तो थोड़ा सा हम लास्ट कंडीशन पे थे, लेकिन फिर भी भारत जैसे देश पे उस पुनर्जागरण के परिवर्तन का भी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। आज तब भी वहाँ भारत में जो है अंधविश्वास और उससे जुड़ी कुरीतियों पर प्रहार करके भारत को आधुनिक बनाने की राह दिखाई।
क्योंकि वो तर्क बुद्धि की अगर प्रधानता को, तर्क बुद्धि या विवेक की प्रधानता को ना देते, जो है जोर उस पर बल ना देते, तब तक मध्यकाल की जो कुरीतियां थी और अंधविश्वास थे उन पर प्रहार न कर पाते। तार्किकता के आधार पर उस तत्कालीन परिस्थितियों में उपस्थित सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में जो भी उन्हें परिवर्तन दृष्टिगोचर होता रहा, तो ऐसी स्थितियों में तर्क बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से उन्होंने प्रहार किया, उनका तार्किक आधार प्रस्तुत किया, रीजनल उसका लॉजिक जो है रिप्रेजेंट किया। ऐसे में जो उनको, जो भारत की स्थितियों के आधार पर जो एक परिवर्तन की राह दिखाना चाह रहे थे, तो एक ऐसी राह दिखाना चाह रहे थे कि पश्चिमीकरण का, वेस्टर्न कल्चर का भी जो है उसमें विजन मैक्सिमम उसमें दृष्टिगोचर ना हो, और भारतीय एक जो है उसके क्रेडिट को भी, जो है उसके जो है महत्व को भी, उसके साख में भी कोई धक्का न लगे। ऐसी स्थितियों में अर्थात दोनों की कॉम्बिनेशन, प्राचीन पश्चात, एशियंट एंड वेस्टर्न, प्राच मतलब प्राचीन और पश्चात का मतलब वेस्टर्न, एशियंट एंड वेस्टर्न कल्चर का क्या किया, समन्वय किया, आपस में जो है मिलाने का काम कर दिया, समन्वय का काम कर दिया, ताकि यदि दोनों सभ्यता और संस्कृत को मिला दिया जाएगा तो हमारे लिए जिस नई सभ्यता और संस्कृत का विकास होगा उसमें जो है लोक कल्याण की भावना निहित होगी, वेलफेयर की जो है थिंकिंग उसमें इंक्लूड होगी या जुड़ी होगी। तो इसके संबंध में रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि राजा राम मोहन राय के हृदय और उतने ही उदार मन से पश्चिम के संदेश को इस ढंग से अपनाने की प्रेरणा दी जिससे पूर्व की गरिमा पर तनिक भी आंच न आए। अर्थात उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य राजनीतिक विचारक या समाज सुधारक उन पर यह कोई एलिगेशन न लगा सके कि आपने पूर्णतः पश्चिमी सभ्यता को भारतीय संस्कृत पर थोप दिया है, अर्थात जबरन अपने विचार उन पर थोप दिया है कि ये श्रेष्ठ है और ये श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे में दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को लेकर के, क्योंकि तर्क बुद्धि, तर्क को प्रधानता, तर्क बुद्धि और विवेक को प्रधानता देने की वजह से ही उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में क्या किया, प्रहार किया। कैसी में, अंधविश्वास और जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी। क्योंकि राय जिस युग में पैदा हुए थे, हमने बताया कि 18वीं 18 सेंचुरी में पैदा हुए थे, तो उस समय का जो भारतीय समाज था, मध्यकाल, डार्क एज, अंधकार युग की बात करते हैं, तो भारतीय समाज तर्क शून्य था, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। डार्क एज, अंधकार युग। अंधकार युग वह युग होता है जहां तर्क और जो है तर्क और विवेक के बिना किसी चीज को हूबहू स्वीकार कर लेना ही अंधकार युग कहलाता है। इसलिए मध्यकाल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय तार्किकता के आधार पर, विवेक और ज्ञान के आधार पर कोई बिना इस्तेमाल किए, बिना यूज किए, एक श्रद्धा और उस मान्यता के आधार पर किसी चीज को स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि उस समय धार्मिक सत्ता जो है ज्यादा प्रभावी थी और धर्म पर लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जानते हैं भगवान रुष्ट हो जाएंगे, वो हमारा अहित कर सकते हैं। भगवान के मानने का 2 ही 3 कारण हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सोचते हैं कि भाई भगवान के पर टिप्पणी करेंगे तो रुष्ट हो जाएंगे, और जब रुष्ट हो जाएंगे तो हमारा अहित हो जाएगा, अर्थात डर के कारण, फेयर के कारण ही उसमें जो है एक तरह से लोग आस्था व्यक्त प्रकट करते हैं। लेकिन यदि इन छोटी छोटी क्षुद्र भावनाओं से, छोटी छोटी इन चीजों से यदि भगवान रुष्ट होने लगे तो उस किस विराट प्रतिमा की बात करते हैं जो सर्वव्यापकता की बात होती है। तो मेरा मानना है कि जो जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय या अन्य किसी आधार पर भेदभाव भी करे तो ऐसे ईश्वर की किस रूप में आप पूजा करेंगे। तो ऐसे में तो क्या है कि आपकी पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व है, वो भी विकसित नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक व्यवसायीकरण किया जा रहा है और भारतीय समाज उस समय तर्क शून्य रूढ़ियों और अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था।
जिससे उसमें क्या था, उसमें जकड़ने का क्या कारण था कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां जो थी, तो उस समय के धूर्त और भ्रष्ट पुरोहित साधारण लोगों की जड़ता का फायदा उठाकर, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी थी, और जब ज्ञान की कमी थी तो अपना विवेक का यूज वह कर ही नहीं पाते थे, अर्थात श्रद्धा भावना के आधार पर किसी चीज को स्वीकार कर लेते थे। यही उनकी एक पहचान थी कि अंधकार के उस गर्त में उसको, एक तरह से अंधेले में उसको, डार्क एज में उसको ढकेलते गए। कि अंधकार युग तर्क और ज्ञान के बिना किसी चीज को स्वीकार कर लेना ही अंधकार युग की पहचान, उसे अंधकार युग या डार्क एज कहा जाता है, जहां पर विवेक और आपका जो है लॉजिक नहीं लगता, ना तो तर्क लगाते हैं ना तो अपना वहां विवेक इस्तेमाल करते हैं। जो चीज कह दी जाती है उसी श्रद्धा भावना निष्ठा के साथ उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो उस समय के जो धूर्त और भ्रष्ट पुरोहित साधारण लोगों की जड़ता का फायदा उठाकर अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करते थे, अपने व्यक्तिगत हित के लिए लोगों को गुमराह करते थे। इसका आशय यूं समझिए, राय ने लोकहित के प्रति जन चेतना जगाकर इन स्वार्थी तत्वों पर प्रबल प्रहार किया। अर्थात जब राजा राम मोहन आए तो इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय आने के बाद इन्होंने यह बताया कि जो तर्क और आप कोई चीज कोई कहता है, आप उसकी तार्किकता पर भी ध्यान दीजिए। यदि जब तक अपने तर्क और ज्ञान के बिना किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, उसमें आपका हित नहीं है। ये लोग जो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो बता रहे हैं, ये आपके लिए न्यायोचित या तर्क संगत नहीं है। तो उन्होंने जब ऐसी चीजों तर्किकता का क्या किया, आधार बनाया और अपने जो है विचारों के प्रतिपादन किया, तो इसमें कुरीतियों और अंधविश्वासों पर लोगों पर जो है पर्दा उठने लगा। लोगों को सच्चाइयां पता चलने लगी कि वास्तविकता में है क्या, इसका क्या रीजन है। तो एक तरह से उन लोगों के जो व्यक्तिगत स्वार्थ हितों की या क्षुद्र हितों की पूर्ति के लिए सब तरीके अपनाते थे, उनकी एक तरह से व्यवसाय में क्या हुआ, धक्का लगा, अर्थात उस पर प्रहार किया। उसमें राजा राम मोहन राय ने अटैक किया कि ये लोग, आप लोग तर्क संगत और सही नहीं है। राय के मन में प्राच्य दार्शनिक विचारों के प्रति क्या था, गहरा अनुराग था, प्रेम था, लव था। पश्चात अर्थात वेस्टर्न थिंक फिलासफर, परंतु पश्चिमी संस्कृत के जो वेस्टर्न कल्चर थी कि प्रगतिशील तत्वों से भी उन्हें बहुत आकर्षित किया। क्योंकि प्रगतिशील मॉडर्न का आशय यह है कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपने हितों को दृष्टिगत रखते हुए उन चीजों को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं करता जिनसे उनकी प्रगति संभव होती, वही मॉडर्न है, उसी को आधुनिक कह देते हैं। तो पश्चिमी संस्कृत के प्रगतिशील तत्व जिनके आधार पर प्रोग्रेसिव एलिमेंट अर्थात जो प्रगतिशील तत्व हैं, उनमें उनको भी जो है राजा राम मोहन राय को आकर्षित किया, अट्रैक्टिव किया, जिसके प्रति आकर्षित होकर के उन्होंने क्या किया, प्राच्य और पश्चात चिंतन का ऐसा मिला जुला रूप विकसित किया, जो है प्राच्य एशियन एंड वेस्टर्न थिंकर का जो है एक जो है समन्वित या जो है दोनों का मिला जुला रूप ऐसे डेवलप किया, जो भारत के पुनरुत्थान का संदेश वाहक बना, अर्थात दोनों का मिला जुला रूप बताया, और जो भारत के जो है कुरीतियों और उसके यहाँ जन जागरूकता पैदा करने का काम किया। तो उस समय की हम और यदि बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय अपने विचारों के प्रतिपादन के समय उन्होंने स्वतः या ऐसे तुरंत किसी विचारों का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने विश्व के प्रमुख धर्म ग्रंथों और भारतीय दर्शन के अलावा विश्व के प्रमुख धर्म मूल ग्रंथों का क्या किया, अध्ययन किया। क्योंकि जब कोई रिसर्च या कोई सिद्धांतों की प्रतिपादन की जाती है तो उसमें पूर्व के लिटरेचर का क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, ताकि हम देखें कि इस स्थिति में और इस काल समय में क्या स्थितियां थीं और क्या अब हो सकती हैं, क्या हैं। अर्थात दोनों को मिलाकर तीनों काल दो भूतकाल को प्रेजेंट से जोड़ करके भविष्य के लिए जो है फ्यूचर के लिए भविष्यवाणी की जाती है। तो उन्होंने अपने विचारों के प्रतिपादन करते समय उन्होंने ये बताया
कि विश्व के जो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और भारतीय जो है दर्शन के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने उनका विधिवत जो है अध्ययन और विश्लेषण किया। उनको राजा राम मोहन राय बहुत ही विद्वान, प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने एक दो नहीं, कई भाषाओं का उनको ज्ञान था, जिनमें से उर्दू है, हिंदी तो यहाँ भारत के हैं तो हिंदी तो स्वाभाविक कम या ज़्यादा आना ही चाहिए। उर्दू भी सीखा, बंगाल में जन्म लिया तो बंगाली जानना स्वाभाविक है। जन सामान्य की भाषा तो हर व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, कहीं भी विदेश में रहे या कहीं किसी क्षेत्र में रहे, लेकिन वो जो है बर्थ प्लेस की जो लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज होती है, उसको परिचित होता ही है। तो उर्दू है, हिंदी है, बांग्ला है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन के साथ साथ हिब्रू सहित लगभग 10 भाषाओं को उनको ज्ञान था। हम लोग एक दो में पसीना निकाल देते हैं। हिंदी में बोले तो इंग्लिश की प्रॉब्लम, इंग्लिश में बोले तो हिंदी की प्रॉब्लम। लेकिन ये विचार करने की बात है कि राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान 10-10 भाषाओं का जो है अध्ययन करके विश्व के प्रमुख धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और भारतीय धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करके दोनों में सह संबंध स्थापित करने का काम किया। और उसमें यह सह संबंध स्थापित करने से निष्कर्ष निकला उनका कि सब भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों को मान्यता देते हुए उन्होंने ये विचार रखा कि मानवीय तर्क बुद्धि, ह्यूमन रीजन की किसी भी सिद्धांत की सच्चाई को परखने की अंतिम कसौटी है। यदि किसी चीज की रियलिटी या सच्चाई या वस्तुनिष्ठता को पहचानना है तो वहां पर मानवीय तर्क बुद्धि, ह्यूमन रीजन को जो है आपको प्राथमिकता देनी होगी। किसी भी सिद्धांत को जानना है, उसकी सच्चाई की वास्तविकता, ये क्या है, अंतिम फर्स्ट एंड लास्ट जो है आपका डिसीजन होगा या उसका निष्कर्ष होगा कि मानवीय तर्क बुद्धि के आधार पर किसी सिद्धांत की जो है वह कसौटी या उसकी जो जांच है, परख है या उसका जो विश्लेषण करना चाहते हैं, उसी आधार पर ही आप कर सकते। इसके अलावा कोई सेकंड्स, टूल्स या उसकी कोई मेथड्स नहीं है। यदि कोई मान्यता तर्क विरुद्ध हो तो उसका त्याग करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपके तर्क के आधार पर या आपके लॉजिक के कारण वो सही नहीं प्रूफ हो रही है तो उसको छोड़ने में भी किसी तरह का संकोच या परहेज नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि हम इसको कहें तो ना तो हमें भारत की अतीत परंपरा को आंख मीच कर स्वीकार कर लेना चाहिए, ना पश्चिम का अंतःकरण ही करना चाहिए। हमें अपने विवेक के सहारे दोनों की जांच करके सबसे उपयुक्त रास्ता अपनाना चाहिए। हम कहने का मतलब, हम यदि आज हम बात करें, हम राजा राम मोहन राय जैसे आधुनिक भारत राजनीतिक थिंकर को पढ़ करके हम इस निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि यदि हम अपने पूर्व परंपराओं को, रूढ़वादी कन्वेंशनल जो है चीज़ों को लेकर के यदि हम 21वीं सदी के लोगों से मुकाबला करेंगे तो मैं और आप भी विचार कर लीजिए कि कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक तर्कसंगत है। आज की इस परिदृश्य में देखा जाए तो कोरोना काल पे ही, इस पैराडेमिक एज जो है पीरियड में देखा जाए तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस पैराडाइमिक एज में या पीरियड में, इस समय में यदि हम रूढ़वादियों को लेकर के चलते रहें तो हम इस प्रेजेंट टाइम की स्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि कोरोना के समय ने ही या कोरोना जैसी महामारी ने ही हमको एक ऐसा समय भी हमने देख लिया अपने जीवन के कि एक समय उसको, मनुष्य को एक ऐसी स्थिति पहुंचा दिया कि जैसे मनुष्य असहाय की स्थिति में है, कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हम इसी तरह हम पुरानी चीज़ों को लेकर के बैठे रहें और न्यू आधुनिकता की जो है ये चीज़ों को एडाप्ट ना करें, जैसे हम लोग आज मोबाइल क्लास के माध्यम से या वीडियो क्लास के माध्यम से एक जो है क्लासें कर रहे हैं, से जो है कोचिंगें कर रहे हैं, या अन्य चीज़ों से जुड़ करके एक दूसरे के जो है
वर्क फाइनल कर रहे हैं। तो यदि हम इस चीज़ों को लेकर के रूढ़वादिता को बने रहें कि नहीं हम यूज नहीं करेंगे, ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परंपरा वह होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती, वही परंपरा है। तो भाई आप जो है किस समय में ये जो है आईटी रिवोल्यूशन से हुई, आपके बाबा के टाइम में तो आईटी रिवोल्यूशन हुई नहीं थी। तो आप सोचे कि बाबा ने हमारे ने ऐसे नहीं यूज किया तो हम भी इस चीज को ऐसा नहीं करेंगे, तो ये तर्क संगत नहीं है। क्योंकि आज के इस 21 सेंचुरी की एक डिमांड है, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको सप्लाई अपने आप को देनी पड़ेगी, या कहें कि अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यदि चेंज नहीं करेंगे तो आप अपनी स्थिति को प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यदि आज के इस जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतक राजा राम मोहन राय की बात करें, तो हमें इनसे यही सीख मिलती है कि परिस्थितियों के आधार पर, तर्क संहिता के आधार पर, मानवीय बुद्धि को आधार मानते हुए हमें उन चीज़ों को एडाप्ट करने में कोई प्रॉब्लम या हेजिटेशन या संकोच नहीं होनी चाहिए, जो हमारे प्रगति के लिए अग्रसर हैं या हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सही या उचित प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने यही संदेश दिया, और हमें यही सीख मिलती है कि प्राच्य और पश्चात दर्शन का उन्होंने क्या किया, कल्चर का समन्वय किया। अर्थात प्राचीन भारतीय संस्कृति और जो है प्राचीन भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता को मिलाने का काम किया कि क्या हम लोगों के लिए तर्कसंगत या उचित है। इसीलिए इन लोगों को जो है महत्व भी है इनका जो है। और हम देखते हैं कि इनके राजनीतिक दर्शन का जो स्रोत है, तो इन्होंने जो पिटिशंस जो है जो दिया लेटर्स दिया या पंपलेट दिया, जो उनके पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं और याचिकाएं हैं, तो या पंपलेट या चौपन्ने उन्होंने लिखे, उन्हीं के माध्यम से उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों से हम क्या होते हैं, अवगत होते हैं। और दूसरा, उनके राजनीतिक विचारों का जो है स्रोत नहीं मिलता, जो है वही हमारे राजनीतिक विचारों के उनके स्रोत के रूप में है। तो वे राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत हैं। जनता के बीच वैज्ञानिक, साहित्य और राजनीतिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए सामाजिक मामलों में, सोशल अफेयर पर प्रबुद्ध जनमत तैयार करने और जनता की मांग एवं शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए, उन जनता की सामाजिक मांग को तर्कसंगत और वैज्ञानिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो ऐसी स्थितियों में राजा राम मोहन राय ने जनता की शिकायतों एवं उनके जो है शिकायतों और जनता की शिकायतों और उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी में अनेक पत्रिकाएं निकाली। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने भारतवासियों को अंधविश्वासों से और तर्कशून्य रूढ़ियों से उबरने का रास्ता दिखाया। यह एक तरह से हम समझें तो राजा राम मोहन राय के बारे में एक तर्क जो है बैकग्राउंड था, एक पृष्ठभूमि थी, या उनके संबंध में एक कंसेप्ट था कि उन्होंने अपने लाइफ में किस किस तरह से अपने चीज़ों को समन्वय किया, किसको किसके साथ जोड़ा, किसकी क्या आज भी रिलेवेंस बनी हुई है। तो इन सभी के आधार पर राजा राम मोहन राय को किन्होंने किस नाम से पुकारा, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के कई बार हमने कोटेशन भी बोले जो है, और किस पश्चिमी सभ्यता को भारतीय प्राचीन सभ्यता के साथ कैसे मिलाया, उसको तार्किकता का क्या आधार बनाया, उन्होंने कैसे क्या किया। अब हम ये तो रही राजा राम मोहन राय की बात, क्योंकि उनसे ये हमें सीख मिलती है कि आधुनिकता को स्वीकार करना कोई, या पश्चात सभ्यता को स्वीकार करना कोई बुराई नहीं है। क्योंकि यदि कोई भी वस्तु को एडाप्ट करते हैं और वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका जो है कंट्रीब्यूशन करती है, तो ऐसे चीज़ों को स्वीकार करना हमारे लिए तर्कसंगत है।
और यदि वो आपके जो है पर्सनालिटी में डेवलप नहीं करती और उससे कहीं लॉस होता है, तो ऐसे चीज़ों को जो है छोड़ देने में ही आपका हित सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता पर अपने क्या विचार दिए ना। तो स्वतंत्रता का क्या महत्व भी है और उन्होंने क्या आधार बनाया, ठीक है। और इसी से उन्होंने लिबरलाइजेशन की जो है, जो उदारवाद की एक कंसेप्ट सामने आती है कि राजा राम मोहन राय उदारवाद के कितने क्या फॉलोअर थे, किस आधार पर उन्होंने तर्कसंगत बताया। तो इन्हीं विचारों के माध्यम से हम उनसे अवगत हो पाएंगे या उनके बारे में जान पाएंगे। तो स्वतंत्रता के महत्व की बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, तो राजा राम मोहन राय मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानते हुए उनकी स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य की क्या है, सबसे जो है मूल्यवान निधि है, और देखा जाए तो यह मनुष्य के मनुष्यत्व की पहचान है। यदि स्वतंत्र किसी भी मनुष्य की मनुष्यता की पहचान करनी है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। स्वतंत्रता पर कोई भी किसी भी प्रकार का अकारण, बिना रीजन के, अकारण मतलब बिना रीजन के कोई प्रतिबंध है या उसमें कोई बाउंडेशन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तक विचार और अभिव्यक्ति की बात होती है, फ्रीडम टू स्पीच की बात जब होती है, स्पीच की बात हुई, तो ये जो है मनुष्य की बुनियादी स्वतंत्रता है, फंडामेंटल फ्रीडम है। ये मनुष्य की क्या है, बुनियादी है, ये फंडामेंटल फ्रीडम है। इसमें राज्य की ओर से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं ठहराया जाता। यदि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा ये विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यदि किसी प्रकार का रोक लगाई जाती है या उसमें बाउंडेशन लगाया जाता है ना, जैसे पत्र पत्रिकाओं में जो है सेंसरशिप के माध्यम से रोक लगा दी जाती है कि कोई भी अपने विचारों को नहीं दे सकता। पत्र पत्रिकाओं में सामान्य रूप से भी आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की स्वतंत्रता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है, सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है कि आप लोग कितने बड़े विद्वान हैं और किस स्तर पे आपकी स्वतंत्रता अपनी यूज कर पा रहे हैं। जिसको जो चाहा वो आप लिखते रहते हैं। तो राजा राम मोहन राय कहते हैं कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है सरकार या राज्य को किसी प्रकार का बाउंडेशन या प्रतिबंध है नहीं लगाना चाहिए या नहीं लगा सकती है। इसमें राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध किसी भी हालत में लगाना उचित नहीं है। यदि बात करते हैं कि अन्य मामलों में कभी कभी अगर स्वयं व्यक्ति के हित में राज्य का हस्तक्षेप यदि जरूरी हो जाता है, कभी कभी जो है किसी के हित में आप जो है राज्य का क्या इंटरफेयर कंपलसरी है या आवश्यक है। जब राज्य स्वयं अब किस स्थिति में आवश्यक है ये आपको ध्यान देना है। तो जब राज्य स्वयं स्वतंत्रता की प्रहरी की भूमिका में, क्योंकि जब सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हुए आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप तो स्वतंत्र है, माइक लगा करके आप रामचरितमानस और जो है ये जितने आप चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या उस आपके द्वारा इस स्वतंत्रता का यूज करते हुए क्या दूसरे की स्वतंत्रता तो प्रभावित नहीं हो रही है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जब राज्य स्वयं स्वतंत्रता की प्रहरी अर्थात उसके संरक्षक के रूप में काम करने लगता है, वॉचमैन के रूप में काम करता देखता है, जो है फ्रीडम टू जो है वॉचमैन की रोल पे रहता है, तब उसे यह देखना होता है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न डाले। कहने का मतलब ये है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़िए, जो भी करना करिए, लेकिन यदि हम कोई जो है कोई धर्म कांड करना है, अब लेकर के जाके किसी चौराहे पर चौकी डाल के बैठ जाएं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, तो आप स्वतंत्र तो हैं, एक नियम और कानून के दायरे का रहते हुए आप नियमों और कानूनों का पालन करते हुए स्वतंत्र हैं। अब ऐसा नहीं है कि चौकी लेकर के किसी चौराहे में बैठ जाए और उसका जो है पूरा जो है रास्ता ब्लॉक कर दें, क्योंकि आवागमन यदि आपका प्रभावित होगा उस स्थिति में, जैसे आप लोग चक्का जाम करते हैं और ये सब जो है स्ट्राइक टाइम में ये सब चीज करते हैं,
तो इसीलिए राज्य वहाँ प्रस्तुत रहता है। तो आप उसमें जो है ये होता है कि राज्य अगर किसी, क्योंकि आपके इस अधिकारों का या अपने अधिकारों की डिमांड के समय अन्य लोगों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं, अन्य लोगों की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जिस तरह आप स्वतंत्र हैं उसी तरह वह व्यक्ति भी नागरिक है और वो भी स्वतंत्र हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यदि हम अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे अधिकारों के प्रयोग करते समय दूसरे के हित प्रभावित ना हो। फिर समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता का स्तर यदि बहुत गिरा हुआ हो तो उस समाज के उत्थान की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसके उत्थान की कल्पना बहुत कम है, चांसेज पैदा होती। तो ऐसी स्थिति में राज्य को क्या है, पॉजिटिव रोल पे आना है, सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें राय कह रहे हैं कि इस संदर्भ में राय का जो मत है वो कह रहे हैं लोक संग्रह पीपुल्स वेलफेयर के प्राचीन सिद्धांत को दोहराते, अर्थात भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि लोक संग्रह अर्थात वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं कि एशियन टाइम में भी, हमारे प्राचीन काल में भी अब ये है ना कि एक जो है अगर देखा जाए तो एक लोक कल्याण की भावना नहीं थी कि लोग खुद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते थे, यदि किसी पड़ोसी की कोई ज़रूरत होती थी तो उसको भी वो उपलब्ध करवा देते थे। अर्थात लोगों का हित जहाँ सुरक्षित हो तो लोक कल्याण की बढ़ावा देने के लिए, कि लोक कल्याण को बढ़ावा देना राज्य का क्या है, परम कर्तव्य है। ऐसी नीति और नियमों का, ऐसी नीतियां बनाए, ऐसे नियमों का नियमों के माध्यम से राज्य का संचालन हो जहां पर सभी के हित सुरक्षित हों। क्योंकि भारत जैसे पिछड़े देश में शिक्षा का प्रसार और कानून का सुधार राज्य का क्या है, एक दायित्व है। इस तरह राज्य ने उदारवाद की मान्यताओं के अनुरूप लोक कल्याणकारी राज्य की पैरवी की, अर्थात उनकी वकालत किया लोक कल्याण। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की बात होती है और उदारवाद की बात होती है, तो उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और राजा राम मोहन राय ने भी व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के विचार उदारवाद से प्रभावित थे जो है। और उन्होंने जो है अपने नागरिक संस्थाओं के संबंध में उन्होंने जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की मांग किया, जो भी स्त्री पुरुषों के लिए समानता के आधार पर होगी। विचार, वाणी और व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अंतरात्मा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भी सहचर बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन अर्थात संघ या राजनीतिक दल पॉलिटिक्स की बात होती है, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सरकार को चेतावनी देने, उसकी अवज्ञा और प्रतिरोध करने का अधिकार होना चाहिए। इन स्वतंत्रताओं की सूची राय के उदारवादी दृष्टिकोण की पुष्टि करते, अर्थात जो है राय इन विचारों के माध्यम से जिन्होंने अपने जो है सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करते हैं, तो इससे यह प्रमाणित होता है या इससे प्रूफ होता है, इससे सिद्ध होता है